नमस्कार। तो सोचिए एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका बिजनेस मॉडल तो काफी सॉलिड है, लेकिन हाल ही में उसके स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को एकदम से झटका दे दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सी ब्लूप इंडस्ट्रीज की। तो आखिर इस स्टॉक में आई भारी गिरावट के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए आज इसकी तह तक जाते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। ये जो पूरा विश्लेषण है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और कंपनी की पब्लिक फाइलिंग्स पर बेस्ड है। इसे किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल ना समझा जाए। देखिए, जब कोई अच्छा खासा स्टॉक अचानक से गिरता है ना, तो हर इन्वेस्टर के मन में एक ही सवाल आता है। ये एक रेड फ्लैग है, यानी खतरे की घंटी, या फिर ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका? तो आज सीएनएलयूब इंडस्ट्रीज के केस में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। ओके, तो इस केस को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अपने सब्जेक्ट को जानना होगा। आखिर सेनलोब इंडस्ट्रीज करती क्या है, इसका बिजनेस क्या है और ये पैसा बनाती कैसे है? तो देखिए, सीएनएलयूब एक बहुत ही खास, एक नीश प्रोडक्ट बनाती है जिसे कहते हैं सेंट्रलाइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम। अब आसान भाषा में समझें तो ये एक स्मार्ट ऑटोमेटिक सिस्टम है जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन्स के हर जरूरी हिस्से तक बिल्कुल आइन वक्त पर और बिल्कुल सही क्वांटिटी में तेल या ग्रीस पहुंचाता है। इससे होता यह है कि मशीन की लाइफ बढ़ जाती है और बेकार का मेंटेनेंस खर्चा भी बच जाता है। कंपनी के जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो हैं ग्रीस पंप्स, ऑयल लुब्रिकेटर्स और फिटिंग्स। और इनके कस्टमर्स कौन हैं? स्टील, सीमेंट, पावर और ऑटोमोटिव जैसे बड़े बड़े कोर सेक्टर्स। मतलब साफ है, जहां भी भारी मशीनरी काम करती है वहां सीएनएलयूब की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बिजनेस अभी तो ज्यादातर इंडिया में ही है, पर अब कंपनी एक्सपोर्ट्स पर भी फोकस बढ़ा रही है। चलिए, बिजनेस मॉडल तो समझ आ गया, पर असली कहानी तो नंबर्स बताते हैं, है ना? तो अब वक्त है सबूतों की जांच करने का। कंपनी के फाइनेंशियल्स आखिर क्या बयां कर रहे हैं? तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है इसके Q1 रिजल्ट्स में। ध्यान से देखिए, पिछले क्वार्टर यानी मार्च 2025 में रेवेन्यू था 2068 लाख, जो इस क्वार्टर में गिरकर सीधा 1398 लाख पर आ गया। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो गिरावट और भी बड़ी है, 263 लाख से घटकर सिर्फ 152 लाख। ये पिछले साल के इसी क्वार्टर से भी काफी कमजोर परफॉर्मेंस है। और अगर इन्हीं नंबर्स को हम एक चार्ट पर देखें ना, तो पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाती है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही पिछले क्वार्टर के मुकाबले तेजी से नीचे आए हैं। और यही वो चीज है जो इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गई। और इस पूरी कहानी का जो सबसे अहम नंबर है वो है EPS, यानी अर्निंग्स पर शेयर। ये पिछले क्वार्टर के ₹5.66 से गिरकर ₹3.26 हो गया। देखिए, EPS सीधे सीधे एक शेयर पर होने वाली कमाई को बताता है, और इसमें इतनी बड़ी कमी आना मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव सिग्नल था। आप देख रहे हैं इमर्जिंग टाइटन्स ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर आपको हमारी ऐसी अनबायस्ड रिसर्च पसंद आ रही है तो प्लीज इस काम को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक इस जानकारी को और भी रिटेल इन्वेस्टर्स तक पहुंचाने में मदद करता है। तो इन खराब नंबर्स के बावजूद क्या कंपनी में कोई दम है? देखिए, हर केस के दो पहलू होते हैं। तो अब वक्त है कंपनी की ताकतों और कमजोरियों, यानी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, दोनों को ठीक से परखने का। कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है इसका नीश बिजनेस, और उसमें प्रमोटर्स का सालों पुराना एक्सपीरियंस। अपने फील्ड के एक्सपर्ट है, तो कोर इंडस्ट्रीज में इनका क्लाइंट बेस भी काफी स्ट्रांग है, और हाँ, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का पोटेंशियल भी है। लेकिन दूसरी तरफ कमजोरी भी एकदम साफ है। रीसेंट वीक रिजल्ट्स, मार्जिन्स पर प्रेशर और इस सेक्टर में बढ़ता कंपटीशन। साथ ही इनका बिजनेस इंडस्ट्रियल ग्रोथ साइकिल पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, कंपनी का प्रोफाइल तो अब क्लियर है, लेकिन अब आगे क्या? चलिए, अब उन सुरागों को ढूंढते हैं जो इसकी फ्यूचर की दिशा तय कर सकते हैं। मतलब आने वाले टाइम में ग्रोथ कहाँ से आएगी? तो अब हम घूम फिरकर उसी मेन सवाल पर आ गए हैं जिसने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया था। आखिर स्टॉक इतनी तेजी से गिरा क्यों? देखिए, इसके पीछे कई रीजंस थे। सबसे बड़ा ट्रिगर तो Q1 के खराब नतीजे ही थे, जिसमें रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बुरी तरह गिरे। EPS मार्केट की उम्मीदों से बहुत नीचे था। इसके अलावा स्टॉक पहले ही काफी भाग चुका था, तो कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी की, और उस दौरान ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट भी थोड़ा कमजोर था, जिसका असर इस स्टॉक पर भी पड़ा।
अब हालांकि अभी की स्थिति थोड़ी चिंताजनक है, लेकिन फ्यूचर के लिए कुछ पोटेंशियल ग्रोथ ट्रिगर्स भी हैं जिन पर नजर रखनी जरूरी है। जैसे कि कंपनी नए इंटरनेशनल मार्केट्स में जा सकती है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करके अपने पोर्टफोलियो को और बड़ा कर सकती है। अगर देश में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा बढ़ता है तो इसका सीधा फायदा CNU लूप को मिलेगा, और मेक इन इंडिया जैसी सरकारी योजनाएं भी इनके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकती हैं। तो सारे सबूतों और सुरागों की जांच के बाद अब वक्त आ गया है इस केस के आखिरी फैसले का। एक इन्वेस्टर के लिए इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? फैसला हमेशा दो चीजों पर डिपेंड करता है, रिवॉर्ड्स और रिस्क्स। रिवॉर्ड ये है कि अगर कंपनी यहां से परफॉर्मेंस सुधार लेती है तो ये एक फैंटास्टिक रिकवरी स्टोरी बन सकती है। अपने नीचे मार्केट की लीडर हैं और गिरावट के बाद वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव हो सकता है। लेकिन रिस्क भी हैं। अगर आने वाले क्वार्टर्स भी खराब आए तो स्टॉक और गिर सकता है। कंपटीशन हमेशा एक रिस्क बना रहेगा और इनका बिजनेस इंडस्ट्रियल साइकिल्स पर डिपेंड करता है, ये नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको ऐसे और विश्लेषण चाहिए तो हमारे चैनल को शेयर और लाइक करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें और रिसर्च करने के लिए मोटिवेट करता है। तो अब सारे सबूत आपके सामने हैं। एक तरफ है कमजोर नतीजों वाली एक नीचे बिजनेस लीडर और दूसरी तरफ है फ्यूचर में रिकवरी की एक उम्मीद। आखिरी सवाल वही है, CNLU इंडस्ट्रीज एक मौका है या एक जाल? इस पर आगे का फैसला लेने से पहले गहराई से सोचना जरूरी है।